इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब जूफेन येलिन को देखता है तब वो चौंकते हुए बोलता है, येलिन क्या ये तुम हो? और वो येलिन को देखने के बाद बहुत ही तेज़ी से उसके पास जाता है और उससे पूछता है किंगचेन और दूसरे लोग कैसे हैं और वो कहाँ पर हैं। तो येलिन जूफेन से पूछता है, आखिर तुम दूसरों की परवाह करना कब से शुरू कर दिए? और फिर वो जूफेन का अपने ऊपर से हाथ हटाता है और बोलता है वो सभी ठीक हैं। जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तब तुम अकेले फ़ाइट कर रहे थे और यूनिवर्सल राइटिया सेक्ट के लोगों को रोक कर रख रहे थे और मैंने उन सभी को मार कर तुम्हारे ऊपर एक फेवर किया है और वो सभी मर चुके हैं, तब अब तुम्हारे पीछे भी कोई नहीं आएगा। तो जूफेन बोलता है दैट्स गुड, ये अच्छा है। तो येलिन चिढ़ते हुए बोलता है, क्या अब तुम मुझे थैंक्स भी नहीं बोल सकते हो? वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि ड्रैगन एंसेस्टर जूफेन से पूछते हैं, बच्चे क्या जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो वो तुमसे रिलेटेड हैं? तो जूफेन झुकते हुए बोलता है, ड्रैगन एंसेस्टर मेरी वाइफ उनके साथ है। और ये सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कुछ नोटिस करते हैं और शॉक हो जाते हैं और आग उगलते हुए बोलते हैं, मेरी वार्निंग को मान लो और उनके साथ अपना सारा नाता तोड़ दो। अगर तुम अपने वाइफ की सच में परवाह करते हो तब तुम उससे दूर रहा करो। तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा है कि तुम उनके कारण कितने ज़्यादा डूब चुके हो। तो जूफेन बोलता है, क्या? और उसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन फिर ड्रैगन एंसेस्टर कुछ देर सोचते हैं और फिर येलिन से बोलते हैं, यहाँ से तुम चले जाओ, मुझे इस बच्चे से कुछ बात करनी है। तो येलिन भी मान जाता है और फिर ड्रैगन एंसेस्टर अपने क्लॉ से उस डायमेंशन को फाड़ देते हैं और वहाँ पर एक पोर्टल जैसी चीज़ खुल जाती है और वो येलिन को उस तरफ इशारा करते हैं और येलिन जब उस पोर्टल में इंटर कर जाता है तब वो पोर्टल भी अपने आप बंद हो जाता है और जूफेन उनसे पूछता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आपका उससे क्या मतलब था कि मैं उनसे दूर रहूं? तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं, मैं तुम्हें आंसर दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे ईमानदारी से हर चीज़ बतानी होगी। आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी ग्रेट लेगेसीज कैसी हैं और वो भी तुम्हारी उम्र उतने ज़्यादा नहीं है। और जब ड्रैगन एंसेस्टर पूछते हैं लेकिन जूफेन कुछ नहीं बोलता है तब वो ज़ोर से रोर करते हुए बोलते हैं, जल्दी बोलो नहीं तो आज के लिए तुम्हें पछताना होगा और फिर बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी है। और उनकी रोर से वहाँ की पूरी ज़मीन काँप जाती है और जूफेन घबराते हुए सोचता है, इस नेगोशिएशन में मेरे पास कोई भी एडवांटेज नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने कुनपेंग को ज़्यादातर एक्सप्लेन ही कर दिया था और अब ड्रैगन एंसेस्टर से सब कुछ अगर मैं बता ही दूंगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बस मुझे एक ही चीज़ जाननी है कि ड्रैगन एंसेस्टर ने मुझे ये क्यों ऑर्डर दिया कि मैं सभी से दूर रहूं, इंक्लूडिंग किंगचेन। और फिर जूफेन ड्रैगन एंसेस्टर से बोलना शुरू करता है कि ये सारी चीज़ें मेरी पिछली ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर जूफेन ने सब कुछ बता दिया था और ड्रैगन एंसेस्टर सब कुछ सुनने के बाद बोलते हैं, बच्चे तुम तो सच में कुछ हो और तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेंज सिचुएशंस हैं और तुम्हें तो ये पता ही होना चाहिए कि अगर हम जैसे 5 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट की किसी को एक भी लेगेसी मिल जाए तब उनके लिए उनका ड्रीम ट्रू हो जाएगा, लेकिन तुमने सारी लेगेसीज को खुद के लिए ले लिया। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए बोलते हैं, वैसे तुम्हें बधाई हो क्योंकि तुम्हारे पास हम 9 सेरेनिटीज़ के आर्ट्स हैं और उसी आर्ट्स के कारण तुम दोबारा से अपने ग्रजेस के कारण रिबॉर्न हो पाए हो। ड्रैगन एंसेस्टर का यह मतलब है कि जब जूफेन अपनी पिछली लाइफ में मर गया था तब वो 9 सेरेनिटीज़ के किसी स्किल या फिर मार्शल आर्ट्स के कारण ही दोबारा रीइंकारनेट हो पाया है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर आगे बोलते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी इस तरह की स्किल के लिए एडमायर करना होगा। और जूफेन भी मुस्कुराता है और फिर उनके तरफ देखने लगता है और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं, वैसे बच्चे तुम्हारा लक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन जब तुम्हें लक की ज़रूरत होती है तब तुम फेल हो जाते हो और तुम पहले से ही उस कुनपेंग से मिल चुके हो और अब तुम मुझसे भी मिल रहे हो और तुम्हारी लाइफ हमेशा डर और निराशा में ही बीतने वाली है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी नेक्स्ट मोमेंट पर ही ख़त्म हो सकती है। तो जूफेन पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो ड्रैगन एंसेस्टर लंबी सी सांस लेते हुए बोलते हैं, चलो इसको एंशिएंट पीरियड से शुरू करते हैं। जब प्राइमल केओस का समय था तब हेवन और अर्थ दोनों ने शेप लेना शुरू कर दिया, तब जाकर हम पैदा हुए 5 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट और हमारे पास जन्म से ही ग्रेट एबिलिटीज़ थी। जहाँ पर भी हम जाते थे वहाँ के बीस्ट हमें राजाओं की तरह देखते थे और ह्यूमंस तो हमारे लेवल पर कभी पहुँच ही नहीं पाते थे।
लेकिन हम 5 ग्रेट सेक्रेड बीस्ट, हमें सिर्फ एक दूसरे में इंटरेस्ट था और हम एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करना चाहते थे, जिससे कि हम सेटल कर सकें कि हम में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है और इस सुप्रीम डोमेन पर कौन राज कर सकता है। लेकिन वो सारी लड़ाइयाँ एंडलेस थी और ह्यूमंस को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम उन्हें स्नैक्स की तरह देखते थे। हमें उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था और इसी तरह हमने 10-20 लाख साल ऐसे ही बिता दिए सिर्फ लड़ाई करने में। हमेशा लड़ाई करते थे लेकिन कभी भी एक दूसरे से जीतते नहीं थे। हमारी पावर लेवल लगभग सेम ही थी और कुनफेंग, वो ओल्ड गीजर, भले ही उसकी क्योस फ्लेम यिन और यांग के साथ एक दूसरे से मिल सकती हैं, लेकिन वो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा चालाक और शातिर था और उसके इस नेचर के कारण हम 4 सेक्रेड बीस्ट उसको एज अ फ्रेंड देखते थे और वही हमेशा हम लोगों के झगड़ों को सुलझाता था। लेकिन तब भी वो हम 5 ग्रेट सेक्रेड बीस्ट का लीडर नहीं बन सकता था क्योंकि हम में से कोई भी उससे कमज़ोर नहीं था। और ये सारी कहानियाँ सुनने के साथ ही जूफेन भी शौक हो रहा था। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं, एक दिन हमारे नॉलेज से परे हम हमेशा की तरह केयर फ्री रहते थे क्योंकि जिन ह्यूमंस को हम इतना नीचे देखते थे उन्होंने रिवील किया कि उनके पास 10 स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स ऐसे वैसे नहीं थे। उनके पास डीप इंसाइट्स थे कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है। उन्होंने रिमार्केबल आर्ट्स बनाए, ऐसे मार्शल आर्ट्स जो कि हमारे पावर तक को मैच कर सकते थे और उनके पास इतनी पावर थी कि उनमें से टॉप 3 ने हम 5 सेक्रेड बीस्ट को हरा दिया। अब आप लोग सोच ही सकते हो कि ये 5 ग्रेट सेक्रेड बीस्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनमें से 3 ने ही मिलकर इन 5 को हरा दिया। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर आगे बताते हैं कि जब उन्होंने हमें हरा दिया तब वो 10 जाकर एंशिएंट सोरन्स बन गए और उनकी पावर्स को 10 पाथ्स टू द हेवन कहा जाने लगा। उन्हें ऐसा कहा जाता है कि वो इस वर्ल्ड को ब्रेक कर सकते हैं और सारी पावर को सीज कर सकते हैं। तभी से लोगों ने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया और उनके गाइडेंस के अंदर ह्यूमैनिटी ने जल्दी ही डाओ को कंप्रहेंड करना सीख लिया और धीरे धीरे कल्टीवेट करना और स्ट्रॉन्गर ग्रो करना भी सीख लिया। और उनके गाइडेंस के अंदर काउंटलेस एक्सपर्ट्स सुप्रीम लेवल पर पहुंच गए और हम जैसे 5 ग्रेट सेक्रेड बीस्ट का नाम भी इस वर्ल्ड से धीरे धीरे मिटने लगा और हम फिर से फॉरेस्ट और माउंटेन्स में चले गए। और फिर तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि हेवन इम्पार्शियल है, वो किसी की भी साइड नहीं लेता है। हमारी पावर तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल थी, उसे बहुत ही कम लोग मैच कर सकते थे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस नहीं। कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट इतना इंटेलिजेंट नहीं था और कोई भी इस दुनिया के मिस्ट्रीज को समझ नहीं पाता था, इसलिए हम और भी आगे लेवल अपने नहीं बढ़ा पाए। लेकिन ह्यूमैनिटी वीक थी, लेकिन उनके पास दिमाग भी बहुत ही ज़्यादा था और उनके पास टॉप तक राइज करने का चांस था। स्पेशली वो इस वर्ल्ड के सुप्रीम पावर्स बन गए। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं, बाय द वे बच्चे, तुम्हारे पास पैट्रियार्च ब्लड डीमन का वो ब्लडी बेबी भी है ना? वो ऐसी पावर है जिसको कि तुमने उधार लिया है और उस पावर से तुम कभी भी ऊपर नहीं पहुंच सकते हो। और क्या तुम्हें पता है कि वो पैट्रियार्च ब्लड डीमन वो हमेशा सेंट स्टेज में ही क्यों फंसा रह गया? और वो सेंट स्टेज में था लेकिन तब भी 10 सोरन्स उसे अवॉइड करते थे। तो जूफेन बताता है क्या ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो शो ऑफ करता था और जब वो सोरन स्टेज में नहीं पहुंचा था तभी वो मर गया। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं, बच्चे क्या तुम अभी भी उन रूमर्स पर विश्वास करते हो? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा महत्व देता है और जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन आगे जाती है वो अपने लाइफ को और भी ज़्यादा ट्रेजर करता है। और तुम्हें क्या लगता है कि कोई सेंट स्टेज का बीइंग वो शो ऑफ क्यों करेगा? और इससे मतलब नहीं है कि वो पैट्रियार्च ब्लड डीमन कितना स्ट्रांग था, अगर वो सोरन्स के अगेंस्ट जाता तब उसकी मृत्यु तय थी। ड्रैगन एंसेस्टर की बात सुनकर जूफेन सोचता है, इनकी बात सही है। अगर मैं भी पैट्रियार्च ब्लड डीमन की जगह होता तब मैं भी सोरन स्टेज से पहुंचने से पहले फ्लेक्स नहीं करता। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बताते हैं, इसीलिए 10 पाथ्स टू द हेवन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब कोई एक राइज करता है तब दूसरा नीचे गिरता है। इसीलिए पैट्रियार्च ब्लड डीमन हमेशा घबराया रहता था और सोरन्स को चैलेंज करता था जिससे कि वो खुद सोरन बन सके, लेकिन इससे उसका डाउनफॉल भी शुरू हो गया। और क्योंकि तुम सेक्रेट डोमेन के एक एक्स डिमोनिक एम्परर थे तब तुम्हारे पास इतनी नॉलेज तो होगी ही। और क्या तुमने ये नहीं नोटिस किया है कि जो भी ये
आर्ट्स स्किल्स इस वर्ल्ड ने दिए हैं वो सभी 10 पाथ्स से जाकर जुड़ते हैं। ये सब सुनने के बाद जूफेन बोलता है तो इसका मतलब ये है तो ड्रैगन बीच में ही बोलते हैं हाँ, जब तक वो 10 सोवरेन्स जिंदा रहेंगे तब इससे मतलब नहीं है कि ह्यूमैनिटी कितनी कल्टीवेट करेगी, वो कभी भी सोवरेन स्टेज में नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा इस वर्ल्ड को कांस्टेंट इसको बैलेंस करने के लिए किया गया है और ये अल्टीमेट एक्सपर्ट्स के नंबर पर भी एक लिमिट लगाता है जिससे कि इस वर्ल्ड में पावर मेंटेन हो सके। और जो 10 पाथ्स टू द हेवन हैं वो बैलेंस में हैं, इसीलिए जब कोई एक सोवरेन स्टेज में पहुंचेगा तब दूसरे को हटना पड़ेगा या फिर उसे मरना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तब इस दुनिया के सारे लोग 10 पाथ्स ऑफ द हेवन को अचीव कर लेते। और जिसको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ, जो ये 10 सोवरेन्स हैं वो सबसे सुप्रीम लेवल पर हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग और कोई भी नहीं है। लेकिन ये भी अजीब बात है कि 10 सोवरेन्स की संख्या बढ़ती क्यों नहीं है, मतलब दूसरे लोग भी तो कल्टीवेट करके 11-12 सोवरेन्स बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई सोवरेन बनेगा तब उसे एक सोवरेन को हराना पड़ेगा तभी जाकर वो बन सकता है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर की बातें सुनने के बाद जूफेन उनसे पूछता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे कल्टीवेटर्स जाकर सेंट स्टेज पर रुक जाएंगे। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा अगर एक गिरता है तब दूसरा राइज करेगा। ह्यूमैनिटी इसलिए कल्टीवेट करती है जिससे कि वो डाओ को समझ सकें और वो इस पॉइंट पर पहुंच सकें जहां पर वो इस वर्ल्ड के नेचर को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे कल्टीवेटर्स 10 पाथ के लाइन में जाकर पहुंच सकते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 10 पाथ ऑफ द हेवन को फॉलो नहीं करते हैं और अपना अगर खुद का एक पाथ बनाते हैं तब ऐसा नहीं है कि आप सोवरेन नहीं बनेंगे, तब आप अपने खुद के पाथ के सोवरेन बनेंगे। और लेकिन अगर आप सोवरेन बनेंगे तब हेवन के विल के अकॉर्डिंग अगर आप राइज करेंगे तब दूसरों को गिरना पड़ेगा। जब पैट्रियार्च ब्लड डीमन ने सोवरेन्स को चैलेंज किया तब उसने इस विश्वास में किया कि उसका ब्लड पाथ दूसरों के पाथ के आउटसाइड है। ये एक ऐसा न्यू पाथ है जो कि उसे 1 ऑफ द 10 सोवरेन्स को हराने में मदद करेगा। लेकिन वो गलत था। अनफॉर्चुनेटली ब्लड पाथ 9 सेरेनिटीज़ के पाथ में आकर पड़ गया, इसीलिए वो हमेशा सेंट स्टेज में अपने पूरे ज़िंदगी भर के लिए फंसा रह गया। और हाँ, उसका ब्लड बेबी वो अमेजिंग था, लेकिन वो सिर्फ उसकी एक स्किल थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकती थी जहां पर वो सारे 10 सोवरेन्स इंजॉय करते थे। ड्रैगन एंसेस्टर की बात सुनने के बाद जूफेन सोचता है अब मुझे पता चल गया कि इतने करोड़ों साल बीत गए लेकिन 10 सोवरेन्स के बाद और कोई भी सोवरेन अपीयर क्यों नहीं हुआ। ये हेवन के विल्स के कारण है। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। और आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और मैं बोलते बोलते थक गया।